डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपको नमस्कार डॉक्टर साहब। आप हैं जी डॉक्टर संजय धन्यवाद। सिंह जी। आप हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, विभागाध्यक्ष पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। और ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा और एक ये हमने मुहिम चलाई है इस लॉकडाउन के अंतर्गत। जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं वो अपनी बात रख सकें इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। तो जी मैं हूं बहुत नेपाल अच्छी सिंह आपकी राणा जी। तो मैं हूं नेपाल सिंह राणा। मैंने स्नातक किया है कानपुर विश्वविद्यालय में 2016 में और फार्मेसी से मैंने स्नातक किया है। तो कहीं ना कहीं एक आज जो समागम होने जा रहा है, एक फार्मासिस्ट और एक योगाचार्य कहूंगा मैं आपको, आप विभागाध्यक्ष से बहुत कुछ सार्थक इस बातचीत से कुछ निकल के आएगा, ऐसी आशा करते हैं। जी। कुछ ना कुछ सार्थक संवाद होने का आज अनुमान है। जी 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 तो चर्चा किस जी डॉक्टर साहब चर्चा की शुरुआत करते हैं आज। तो जी जी तो सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो शिक्षा हुई है कहीं ना कहीं, और कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपने पीएचडी की, फिर आपका जो सफर रहा विभागाध्यक्ष एचओडी के रूप में पतंजलि विश्वविद्यालय में। तो थोड़ा बताइए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी और इस वीडियो को कहीं ना कहीं वो यूट्यूब के माध्यम से भी देखेंगे, ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से। जी 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 सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूं कि इस माध्यम से आपने मुझे मेरे देशवासियों से मिलने का, उनके सामने अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया। और मैं थोड़ा सा परिचय अपना देना चाहता हूं। मेरा नाम संजय सिंह है और मैं शामली जिले के थाना भवन का रहने वाला हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो थाना भवन में ही हुई, लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज में। उसके बाद ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी मेरा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में हुआ जी। और उसके बाद 2008 से 2009 से मैं पतंजलि योग पीठ में सेवाएं दे रहा हूं। पहले मैं वहाँ योगाचार्य के रूप में सेवा दे रहा था, फिर 2009 में विश्वविद्यालय वहाँ प्रारंभ हुआ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने विश्वविद्यालय प्रारंभ किया तो विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के नाते मैंने सेवा देना शुरू किया और पिछले 3 वर्षों से मैं वहाँ पर विभागाध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल है आपसे, हम जानेंगे आपसे जो आज की जो चर्चा है, तो वो चर्चा का जो विषय है वो है लॉकडाउन में कितना फायदेमंद है योगाभ्यास। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा योग से। तो आप अपनी भाषा में बताइए योग है क्या और स्वास्थ्य से इसका क्या संबंध है, ये आप अपनी भाषा में बताइए। और जैसा कि मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपके जो भी सुझाव हैं, सवाल हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में हम वो लेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा योग है क्या। जी डॉक्टर साहब। जी, योग वास्तव में मन को जीतने का विज्ञान है, अपनी आत्मा को जानने का विज्ञान है, सत्य को जानने का विज्ञान है। जी। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र के प्रवर्तक हैं, योग के सबसे बड़े आचार्यों में उनका नाम आता है। ऐसे महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा करते हुए कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का तात्पर्य है अपने मन की वृत्तियों का निरोध करना। तो अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो अपने मन के विचारों को शांत करना। जी। तो बहुत शास्त्रीय परिभाषा की तरफ या इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। योग का सामान्य अर्थ है मन को शांत करना और समाधि की प्राप्ति करना। समाधि की प्राप्ति जो है वो जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान लेता है, अपने भीतर जो परम तत्व है उसको पहचान लेता है, तो वह चित्त की वृत्तियों से मोहित नहीं होता, चित्त की वृत्तियों से प्रभावित नहीं होता
और सदा उस एक अखंड सत्य में जीता है, उस अवस्था का नाम है। और दूसरी एक छोटी सी बात, डॉक्टर साहब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो आपने हेडफोन लगाया है कृपया उसको आगे कर लें, आपकी थोड़ी वॉल्यूम कट रही है कहीं ना कहीं। जी 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 अभी प्रॉपर आ रही है आवाज? जी 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 डॉक्टर साहब जी। तो महर्षि पतंजलि के अलावा भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता में दिए गए उपदेशों में भी योग का बहुत सारा हमें ज्ञान मिलता है। जी। एक सामान्य योग है, नेपाल सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी, कि सामान्य दृष्टि में योग का तात्पर्य लोग समझते हैं कि योग माने बस केवल कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ आसन करना, कुछ प्राणायाम करना। जी मैं भी यही तक ही मैंने देखा है कि लोग जी जी ये योग का एक अंग है। जी यह योग की प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर शक्तिशाली नहीं होगा, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा का तात्पर्य है कि हमारे वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जान सकते, क्योंकि कोई भी इंसान है इस दुनिया में, या आदि काल से हम देखें तो मनुष्य की, चाहे भारत में चाहे तो पश्चिम में भी, यही एक कोशिश रही है, एक ऊहा रही है कि वो जाने की सत्य क्या है, जी मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। तो सत्य को जानने का विज्ञान योग है, लेकिन वो सत्य जानने से पहले शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। जी बीमार आदमी, कमजोर आदमी योग नहीं कर सकता, इसलिए पहले उसे शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाना होगा। इस नाते हमारे ऋषियों ने योग की विधा का प्रतिपादन किया जी और हमें योग सिखाया हमारे पूर्वजों ने, और बताया कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और योग करने से हमें स्वयं ही स्वास्थ्य मिल जाता है। हमारे भीतर स्वास्थ्य, परम स्वास्थ्य हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, तो योग से हम उस स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। जी अच्छा, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम बाबा रामदेव जी को देखते रहते हैं, आज तक पर वो और तमाम चैनल्स हैं उन पर योग के जो गुर वो सिखाते रहते हैं कि अच्छा ये कोरोना टाइम जो चल रहा है, अभी जो वर्तमान का जो टाइम चल रहा है, तो यदि बात करें लॉकडाउन का समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी आपकी देखिए जी जी एक तो पहले तो ये दुखद स्थिति है वैसे तो, कि देश भर में आज ही मैं देख रहा था आंकड़े जो है कई सौ जो है लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 20,000 के आसपास आंकड़ा जा चुका है, 20,000 से भी ज्यादा आंकड़ा हो चुका है देश भर में कोरोना से पीड़ितों का। तो वैसे तो दुर्भाग्य की स्थिति है हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। जी लेकिन कुछ विद्वान ऐसा कह रहे हैं, और मेरा भी ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं प्रकृति अपने संतुलन को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जी इतना अधिक प्रकृति का शोषण, प्रकृति का दोहन मनुष्य ने पिछले 100, 150, 200 साल में किया है कि मानव के अतिरिक्त और किसी जीव की सत्ता पाना असंभव सा हो गया है। मनुष्य का ऐसा रवैया है, ऐसी जीवन शैली मनुष्य ने बनाई, उसने प्रकृति को पूरी तरह से उसका अनादर करना शुरू कर दिया और प्रकृति का इस तरह से शोषण किया, इस तरह से दोहन किया कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जल के जीव जंतु हैं, चाहे वो धरती के जीव जंतु हैं, चाहे जंगल के हैं, चाहे वायु के हैं, उन सब का जीवन दूभर कर दिया। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रजातियां जीव जंतुओं की जो हम 20-30 साल पहले देखते थे वो नष्ट होती जा रही है, हो गई है पूरी तरह से। तो प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करती है। तो लॉकडाउन में लोगों को जो एक समय मिला है कि वो अपने घर पे रह के आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें, अपने परिवार की सेवा करें, परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि इतना हेक्टिक, इतना बिजी शेड्यूल हो गया था अभी पहले कि चाहकर भी, कई बार तो चाहकर हम समय नहीं निकाल पाते थे और कई बार मजबूर हो जाते थे। ऐसे उलझ गए थे इस पूरे
भागदौड़ की जिंदगी में कि अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए समय निकाल पाना मुश्किल था। लेकिन और कहीं अब ना कहीं स्थिति ये है जी, कहीं ना कहीं मैं उसी बात पर आ रहा था डॉक्टर साहब। अभी स्थिति इस तरह की है कि घर पे रह करके लोगों को ये लगने लगा है कि जैसे वो एक बोरियत सी फील करने लगे। जो ये जी लॉकडाउन चल रहा है उसके अंतर्गत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है, निश्चित है ये तो, क्योंकि एक इतना लंबे समय तक कभी पूरा जनमानस जो है, पूरा सब लोग इतने लंबे टाइम तक लॉकडाउन कभी नहीं हुए। ये जीवन में अभूतपूर्व घटना घटी है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग बोरियत तो फील करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आत्मचिंतन हम कर सकते हैं कि ये कुछ समय की बात है कि ये जो मुश्किल टाइम है ये बीत जाएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम ये विचार करें कि हम तो जितना फास्ट फूड खाते थे, जितना बाहर घूमने जाते थे, जितनी अनावश्यक हम यात्राएं करते थे, उनमें से कितनी आवश्यक है? अभी तो कोई बाहर नहीं जा रहा है, किसी को पेप्सी, कोला, पिज्जा, बर्गर कुछ अवेलेबल नहीं है, और कई बार तो सब्जी भी अवेलेबल नहीं है। तो मनुष्य कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर आए, की जरूरतें कम हो। गांधी जी यही कहते थे। गांधी जी का ये फार्मूला था। लोग भी, कुछ पिज्जा वाले लोग भी आपको देख रहे हैं यहाँ तो कहीं ना कहीं उनको आप एक संदेश दे रहे हैं ये हमें देखना होगा कि वास्तव में इंसान की जरूरतें बहुत कम है। ये तो केवल शौक बहुत ज्यादा हमने पाल लिए है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा राणा जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी कल संबोधित किया देश के जो भी हर गांव के जो प्रधान या सरपंच हैं, उनको संबोधित करते हुए पीएम साहब ने कहा कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा जी। क्योंकि यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो फिर ये स्थितियों से निपटना मुश्किल हो जाएगा जी। कहीं ना कहीं उनका एक सीधा संदेश है कि कहीं ना कहीं किसी चीज पे आप निर्भर नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आप आत्मनिर्भर रहे, ज्यादा अच्छा है। उस मतलब जी उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है जी। प्राचीन काल में जो देश, हमारे देश में शक्ति का विकेंद्रीकरण था जी। माने गांव जो है वो अपने आप में एक पूरा समाज था, या गांव पूरा राष्ट्र की एक इकाई थी। ग्राम स्वावलंबी था हमारा जी। गांव में आप देखते हैं कि खाने पीने की सभी वस्तुएं विद्यमान थी। पहनने के लिए जो कपड़ा चाहिए, जूते चप्पल चाहिए, बाल काटने के लिए, तेल प्रोसेस करने के लिए, जो भी जितनी भी चीज, लकड़ी का काम, लोहे का काम, सारा का सारा गांव में ही अवेलेबल। और कहीं ना कहीं अगर आपने खान पान की बात की तो कहीं ना कहीं प्योरेस्ट फॉर्म में वो अवेलेबल है गाँव में जी। गांव में प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल था। जितनी जरूरत की चीजें थी वो सब गांव में अवेलेबल थी। तो उसमें क्या था कि बड़े शहरों पर गांव को आश्रित होना नहीं पड़ता था जी। लेकिन उद्योगीकरण की वजह से, पूंजीवाद की वजह से कह लीजिए, डॉक्टर साहब से शायद हमारा संपर्क अभी थोड़ा अवरुद्ध हो रहा है जी। अभी आ रही है आवाज? जी जी डॉक्टर साहब जी, कंटिन्यू करें आप। तो पिछले 100-150 साल में जो एक अंधाधुंध प्रगति के धुन में मानव ने अपने जो मूलभूत संपदा है उसको भूल गया है जी। और वो मूलभूत संपदा गांव में मौजूद है। भारत, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश था, और जब तक कृषि प्रधान देश रहा तब तक सोने की चिड़िया रहा जी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 19वीं शताब्दी के पहले हाफ तक, 1830 तक, दुनिया के 33% व्यापार में भारत की हिस्सेदारी थी जी। ये दुनिया के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% थी। 33% हिस्सेदारी थी। बिल्कुल हम मानते हैं। आप समझ देख सकते हैं कि 800-900 साल विदेशी आक्रांताओं के और अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद भी
इतनी हिस्सेदारी हमारी थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने जब हमारे जो इंडिजिनस जो हमारा सिस्टम था जी उसको खत्म कर दिया, गुरुकुल परंपरा को खत्म किया, हमारी संस्कृत भाषा को खत्म किया, योग को खत्म किया, गाय को खत्म किया, भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं खत्म किया, पहनावे को खत्म किया और हमारे सामाजिक सद्भाव को भी खत्म किया जी तो इसको लेकर ये हमें विचार करना चाहिए। वापस हमें अपनी जड़ों की तरफ हमें लौटना पड़ेगा फिर से। तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं हमें आत्मचिंतन का मौका देता है कि हम वास्तव में समझें कि जीवन जीने का सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है। जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। आत्मचिंतन की जरूरत है कहीं ना कहीं, और इस लॉकडाउन के माध्यम से हम सभी आत्मचिंतन करें कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, जैसा कि आप पतंजलि योग पीठ से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और प्रोफेसर हैं और विभाग अध्यक्ष हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के, तो बाबा रामदेव जी के सामाजिक योगदान पर आपका क्या कहना है? जी ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने राणा जी किया है। जी देखिए जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, जी उन्होंने पिछले 30 वर्षों में 3 दशकों में भारत देश की एक तरह से व्यवस्था के परिवर्तन में जो भूमिका निभाई है वो ऐतिहासिक है। जी उसको किसी भी रूप से ठुकराया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल किसी भी रूप से आप उसको ठुकरा नहीं सकते, किसी भी रूप से नकार नहीं। जी और जो महापुरुष हमारे कहते आ रहे थे कि 21वीं सदी भारत की सदी है, और ऐसी घोषणाएं, ऐसी भविष्यवाणियां हमारे महापुरुषों ने कर रखी थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको साकार करने का काम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया है। जो भारत के लोग अपने आप को भारतीय कहने में हिचकते थे और विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी रहन सहन को अपनाकर, विदेशी तौर तरीकों, चिकित्सा, शिक्षा को अपनाकर जो कहीं ना कहीं अपने आप को मिथ्या गौरव का जो अनुभव करते थे, शायद एक बार फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन में अवरुद्ध है। जी 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 अभी जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जी की वजह से देश को उसका खोया हुआ स्वाभिमान फिर से मिला है। जी जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा राणा जी यहाँ पर। जी जी 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में उसमें, हाँ जी 19वीं शताब्दी में 1850 के बाद देश को एक ऐसा महापुरुष मिला जिन्होंने भारत की सोती हुई आत्मा को जगाया, जिनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने देशवासियों को यह संदेश दिया कि हमें अपने मूल, अपने जड़ों की तरफ जाना होगा, वेदों की ओर जाना होगा, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत को हमें पहचानना होगा। और वो स्वराज के पहले उद्घोषक थे। उनके महर्षि दयानंद सरस्वती के उद्घोष के बाद ही देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के आंदोलन को, स्वराज की बात करना शुरू किया। और उन्हीं की परंपरा में उनके लगभग 100-150 साल बाद मैं कहूंगा ऐसे स्वामी रामदेव जी महाराज हुए हैं जिन्होंने फिर से भारत की आत्मा को जगाया है। आप चिकित्सा के मामले में देख सकते हैं कि जहां हम पूरी तरह से अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर थे, और वहां उन्होंने भारत के आयुर्वेद को, भारत के योग को फिर से जिंदा किया है और पूरी दुनिया को यह आशा दी है कि आप बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं गर्व का अनुभव करता हूं कि मैं उनके सानिध्य में रहकर, मैंने जो भी मुझे सेवा करने का अवसर मिला, मैंने ऐसे हजारों पेशेंट अपने आप देखे हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ठीक नहीं होते, लेकिन योग के अभ्यास से, आयुर्वेद की चिकित्सा से और योग के अभ्यास से वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं स्वामी रामदेव जी को इस प्रकार से देखता हूं
कि वो पूरे भारत को जगाने वाले एक मनीषी हैं और उद्धारक हैं, युग पुरुष हैं। और मैं इस बात के लिए बड़ा गर्व अनुभव करता हूं कि मैं उनके सानिध्य में कुछ ना कुछ सेवा अपने देश की कर रहा हूं।